हाँ ऑफ था। तो क्या बात कर रहे थे, इंपोर्ट मॉड्यूल्स। तो इंपोर्ट्स में हमारे पास ये सिर्फ चेंजिंग है कि यहाँ पे हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं रिक्वायर का, ठीक है। तो कोई भी अब आपके पास पैकेज होता है, अब नोड जेएस के अपने भी पैकेज है, एक सबसे पॉपुलर पैकेज है एफएस, ठीक है। नहीं सही मैंने खुद बंद किया है माइक यूज। ये कांस्टेंट हम लोग एक यूज करते हैं एफएस रिक्वायर, हम इसको कर लेते हैं एफएस। अभी जो एफएस होता है ये फाइल सिस्टम की एक मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम की एक लाइब्रेरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रिएक्ट की कुछ लाइब्रेरियाँ इस्तेमाल करते थे, हमने एक्सियोस इस्तेमाल किया, सही एक्सटर्नल लाइब्रेरी। तो इसी तरीके से नोड जेएस की भी अपनी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो सिर्फ किस में काम करती हैं, नोड जेएस में। और नोड जेएस आपको बताऊंगे, नोड जेएस एक प्रॉपर लैंग्वेज है अलग से। अगर आपको ये बात आपने कभी सुनी हो कि जो काम पाइथन में होता है ना, वही काम जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में किसके थ्रू होता है, नोड जेएस के थ्रू। नोड जेएस वो वाहिद लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट में एल्गोरिथम्स बनाती है। अब वेब स्क्रैपिंग का मैंने आपसे बहुत पहले एक दफ़ा नाम लिया था कि हम लोग वेबसाइट से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको किसी वेबसाइट से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, नोड जेएस। फ्रेमवर्क कह लें या लाइब्रेरी कह लें, वैसे ही फ्रेमवर्क है, तो नोड जेएस हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर ये भी आपके सामने अभी कुछ टाइम के बाद आएगा, लेकिन फिलहाल हम किस पैकेज पे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेस। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या चीज़ है, नोड जेएस, लेकिन ऊपर हम लोग क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस। तो इससे एक बात वाजे हो रही है, जिस तरीके से रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, उसी तरीके से ये एक्सप्रेस नोड की लाइब्रेरी है। आप सर्वर नोड जेएस में भी बना सकते हैं, लेकिन उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अगर वो आपको दिखा दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसका कोड देखेंगे और अपने एक्सप्रेस का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कोड लिखा हुआ है http.create server request listener server.listen port host और ये ब्ला 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 ब्ला, ये सारा ये किसकी जगह पे लिखा हुआ है सारा, ये इसका इक्विवेलेंट है app.listen। वहां पे नोड प्योर नोड जो इसमें क्रिएट सर्वर होता है, यहाँ पे होता है app.listen जस्ट। अब आप उसको देखें, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उसको पास ऑन कर रहे हैं, इसके अंदर आप सिर्फ उसको क्या बता रहे हैं, पोर्ट नंबर। जस्ट आप उसको पोर्ट नंबर बताएं, ये ना भी लिखे ना तो आपका वो काम करता है। अगर आप नोट कीजिएगा, शायद किसी ने आप में से ये चला के देखा हो, आप नोट जस्ट को सिर्फ ये दे देना, वो सर्वर चला लेगा, लेकिन वो चलाने के बाद नीचे कुछ लिखता नहीं है, बताएगा नहीं, चल जाएगा लेकिन आपको बताएगा नहीं। आप जाके चेक करोगे ब्राउजर पे खुलेगा, प्रॉपर खुलेगा। अब वो ये देखें दो लफ्ज हैं, और यहाँ पे नोट जो है इस पे पूरा एक फंक्शन है, ये सिर्फ स्टार्ट है। इसके अलावा जो अब ये रिक्वेस्ट लिसनर है, अब हम लोग यूज करते थे app.get यूज करते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ अलग से फनकारी हैं, जो सेम इक्विवेलेंट है किसका, app.get का। आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा सही से नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नोड जेएस का और एक्सप्रेस जेएस का, लेकिन हम लोग जो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सप्रेस है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं शायद कि एक्सप्रेस आसान है तो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। एक्सप्रेस एक फुल फ्लेज एक आपका फ्रेमवर्क है जो कि प्रोफेशनली इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको एक चीज़ और यहाँ पे हम दिखाएं तो आप अगर गूगल पे जाके लिखेंगे एक्सप्रेस जेएस बॉयलर प्लेट, किसमें नोड जेएस लिखें ज़्यादा बेटर है। नोड जेएस का ज़्यादा दबदबा है, भरा में डिमांड एक्सप्रेस की होती है, लेकिन लिखें नोड, वो समझ जाएंगे। नोड जेएस हम लिखते हैं ब्रैकेट में, एक्सप्रेस लिख लें, आपकी मर्जी है, वरना जस्ट नोड जेएस लिखें, वो समझ जाएंगे। और जो गोरा क्लाइंट होता है ना, वो फिर वो इसको ज़्यादा फोकस करता है नोड.js को, तो वो उसको लगता है कि उसको नहीं पता कि ये दोनों सेम ही चीज़ है।
आप वो बोले नोड जो है आप बना के उसको एक्सप्रेस दे दो, वो कुछ नहीं कहता, बस काम करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, ये हम लोग इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। बॉयलर प्लेट क्या होता है? पूरा एक आपका लाइब्रेरी स्ट्रक्चर होता है जो आप खुद बनाते हैं जब आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं। अभी तो आप एक फाइल में सब कुछ भरते जा रहे हैं ना, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये डिटैच कैसे होता है, अलग अलग फाइलों में आप कैसे काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पहले क्या कह रहा है? कंट्रोलर्स। उसके बाद क्या कह रहा है? हेल्पर्स। हेल्पर्स के बाद मिडिलवेयर्स। ये आपकी index.js बीच में, यानी कि वो 3 फोल्डर बना रहे हैं, कंट्रोलर, हेल्पर और मिडिलवेयर्स। यहाँ पे वैसे एक फोल्डर की कमी है, उसको हम मॉडल्स कहते हैं। सही है। फिर मैंने आपको शायद बताया था कि एक्सप्रेस या सर्वर के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला क्या था? कंट्रोलर था, दूसरा डेटाबेसेस था। तो ये कंट्रोलर तो आपको सामने दिख रहा है, कंट्रोलर। इधर एक और मॉडल्स का फोल्डर होता है। मॉडल्स के अंदर आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर सेव होता है कि आप डेटाबेस में क्या करना चाह रहे हैं और कैसे उसको चलाना चाह रहे हैं। क्या वो आपका नहीं, MUC तो नहीं कहते थे, MVC UC और, तो ये डिफरेंस होता है इस चीज़ का। अब एक चीज़ हमने आपको पढ़ी थी कि भाई इसको एक्सप्रेस को बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप सिंपल इनकी मेन वेबसाइट में हैं, ऊपर गेटिंग स्टार्टेड को क्लिक करें। गेटिंग स्टार्टेड के बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। सही है। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए थे। सही है। अब इसमें इस कोड को क्विकली अगर हम देखें, इसको हम वापस ले आते हैं, तो पहली लाइन में हमने डिटेल में देख लिया कि भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं। किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? एक्सप्रेस को। ये एक्सप्रेस एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रिएक्ट हुक्स के साथ करते थे। और इसका जो आउटपुट है वो किसमें सेव हो रहा है? ऐप में। अब क्योंकि ऐप में हमारे पास आ गया, तो आप जैसे अब आपके पास एक कोई हमने हुक ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें हमने डॉट यूज़ किया हो, एक्सियस हम इंपोर्ट करते थे। एक्सियस को हम इनिशियलाइज नहीं करवाते थे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। यूज़ नेविगेट, हाँ, यूज़ नेविगेट को हम ऐसे यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट उसका तरीक़ेकार ऐसा ही है। हम नेविगेट इट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट करते हैं, फिर नेविगेट डॉट या फिर नेविगेट के जो डिफरेंट आपके पास सिनारियोज आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास ऐप है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये मेथड है कैसे? यानी कि ऐप क्या है? ऑब्जेक्ट है। सही है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? एक्सप्रेस के चलने से जो आउटपुट आया वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव हो गया। ये मैंने प्रिंट भी करा के दिखाया था आपको, पूरा एक ऑब्जेक्ट आया था। कौन सा वाला? हाँ, सही है। लाइन नंबर 3 पे ये वाला नहीं, ये एक्सप्रेस को हमने वेरिएबल में सेव कराया, यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराया। कौन सा पैरामीटर? ये नहीं, ये पैरेंथेसिस तो मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस एक फंक्शन है जो कि इंपोर्ट हुआ कहाँ से? लाइब्रेरी से। हमने उसको पहले इंपोर्ट कराया, फिर उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया, क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए? आउटपुट। वैसे ये आप इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा केस है। आप कोई फंक्शन बनाएं, सही है, उसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करें module.exports के ज़रिए, या जावास्क्रिप्ट उसमें रिएक्ट में करके देख लें। आप एक जगह पे फंक्शन बनाएं, आप उसको एक्सपोर्ट करें, फिर दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट करें और उसको चला दें, तो आपको वो चलेगा। सही है, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। और वो जो फंक्शन है ना, उसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट हो, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पास कर दें, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट आप जब कराएंगे और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, आप यूँ लिख देंगे, तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट इसके मतलब जो फंक्शन इसके अंदर है वो ऐप के अंदर भी आ जाएगा। मतलब आप ऐप को प्रिंट करेंगे तो बेसिकली आपको फंक्शन रिटर्न करेगा। जब आप इसको चला देंगे तो अब वो फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न जो चीज़ लिखी हुई होगी वो आपको इस वेरिएबल में मिलेगी। कॉल हो रहा है, सही है। जब ये कॉल होने के बाद अब हम इसका डॉट गेट, अब आप समझ गए होंगे एक और होता है डॉट पोस्ट। दो चीज़ें होती हैं, एक डॉट गेट और डॉट पोस्ट होता है। अभी तक हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? डॉट गेट। उसके बाद ये कन्वेंशन है जो आपको याद रखनी है।
सही है। जैसा मैंने कहा कि ये जो गेट का मेथड है ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। पहले आर्ग्यूमेंट में हम इसको बता रहे हैं कि ये कब एक्टिवेट होगा, सही है। वैसे हम इस पूरी चीज को राउट्स भी कहते हैं। इसको हम राउट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूआरएल पे ट्रिगर होता है, चलता है। अब देखें ये भी एक तरह का फंक्शन है, लेकिन ये एक खास फंक्शन है। ये क्यों खास फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन को चलाने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, पैरेंथेसिस, लेकिन इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें इस यूआरएल पे हिट करना पड़ता है। जब तक इस यूआरएल पे हिट नहीं होता ये वाला फंक्शन नहीं चलता। जिस तरीके से फंक्शन की बॉडी होती है, या ये कॉल बैक फंक्शन है, ये मतलब आपसे कह रहा है कि जब भी इस यूआरएल पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं किसको चलाऊंगा, इसको। ये फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। और कॉल बैक फंक्शन और टाइप ऑफ एरे, एरो फंक्शन। और दूसरी बात है, अगर ये एरो फंक्शन है तो इसका मतलब है अगर आप ये वाला काम करेंगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है। अगर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो ये वाला काम भी कर सकता है। जब एरो फंक्शंस नहीं होते थे हम लोग यही चीज़ बनाते थे, सही है, बिल्कुल यही। हालांकि मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें है, लेकिन अब वो रिएक्ट में कर करके ना मुझे अब एरो फंक्शन में ज़्यादा आदत है। क्या पहले रिक्वेस्ट रेस है, वैसे आप चला के भी देख सकते हैं, नीचे पता चल जाता है, एरर आ जाता है। नाम सेम दे दें, हाँ जाहिर है। अगर आप यहाँ पे रेस्ट पहले लिखते हैं तो आपको नीचे रिक्वेस्ट का कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो वो करना पड़ेगा। अच्छा काम करते हैं, एक ना निराली चीज़ करते हैं, हम कहते हैं रेस्ट डॉट सेंड, सही है, और हम भेज देते हैं ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट। देखते हैं क्या होता है। इसको हम चलाते हैं और किसके थ्रू चलाएंगे हम, नहीं लूप नहीं बनेगा, ये चलेगा नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस। ये कुछ रिटर्न क्यों नहीं हुआ, रिटर्न नोड मॉन इज नॉट रिकॉर्ड। अबे भाई ये इन्होंने पीसी बदल दिया है। तो हम क्या करेंगे, npm install -g nodmon, छोटी सी लाइब्रेरी है, 2 मिनट में हो जानी चाहिए। उसी की तरह ये एक मिनट यहाँ पे हम एक और CMD खोल लेते हैं। ये हमें विंडोज़ का यहाँ पे थोड़ा सा पता है कि ये इश्यू करता है, लेकिन ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो नोड तो है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसको लोकल होस्ट पोर्ट नंबर क्या था, क्या एरर दिया इसने, कह रहे हैं कि जो भी आप भेजना चाह रहे हो ना वो उसको मैं जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सही है। वो उसने पता नहीं कौन सी डेटा टाइप भेजी है। इसका सिंपल एक आसान तरीका है, हम एक और काम कर सकते हैं, इसको हम मिटा के हम कह सकते हैं हेलो, और ऊपर हम लोग console.log करा के हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या आ रहा है जो ये पढ़ रहा है, सही है। और हम अपने सर्वर पे जाते हैं, बल्कि यहाँ पे चलाते हैं इसको node server.js। अब आपको पता है इसको हमें हिट करने के लिए इसको चलाना पड़ेगा। तो ये हेलो आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ रिटर्न हुई थी, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन अभी आएगी। अब जरा इसको गौर से देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, सर्वर रिस्पॉन्स, तभी वो भेज नहीं पा रहा था।
उसको समझ में नहीं आ रहा तो सर्वर रिस्पॉन्स का मैं क्या करूँ, ये स्ट्रिंग है क्या है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप है। कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप्स कुछ आपके पास मिलेंगी, जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं, पाइथन में भी होती हैं, सही है। और सॉलिडिटी जो लैंग्वेज है उसमें हम उसको स्ट्रक्ट कहते हैं, आई थिंक C++ में भी इसको स्ट्रक्ट ही कहा जाता है। तो ये कस्टम डेटा टाइप्स होती हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की तरह का एक डेटा टाइप होता है जो कस्टम डेटा टाइप होता है, जो किसी मखसूस काम के लिए बनाया जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सारा डेटा है जो कि आपको किस ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आपको मिल रहा है। इसका मतलब है ये सारे वैल्यूज हैं या एरेज हैं या फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट करके। बात समझ आ रही है? इसमें हम देखते हैं कोई काम की चीज है, बिल्कुल है। किसी को ये चीज कोई सिमिलर दिख रही है, पहले कभी देखी है ये कभी नहीं देखा? ये सिमिलर नहीं लग रहा है ये पूरा यहां से यहां तक? अगर आप देखें, आप यहां पे जाएं, इंस्पेक्ट में जाएं, आप नेटवर्क पे जाएं, अब आप इसको दोबारा से हिट करें, दोबारा से हिट करेंगे तो आपको ब्राउज़र बताएगा कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है। आप इसको क्लिक करें, देखें ये वही चीज़ है जो आपको वहाँ दिख रही है। ये हेडर्स हैं आपके, ये आपने भेजे हैं। आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ये हेडर्स भेजता है, सही है। और इस हेडर्स में देखें आपको क्या क्या जा रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना, वो आपकी ये है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट से पता लगता है कि आपकी विंडोज है, आपका ब्राउजर है। इसमें दिखा देते हैं, आप टेंशन भी ले रहे हो। ये देख लें, इसको पढ़ लें, ये बल्कि ये वाला ये लाइन पढ़ लें। सही है। ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि जिस कंप्यूटर से आपके पास रिक्वेस्ट आई है वो कंप्यूटर कैसा है, उसके पास क्या क्या है, किस किस्म का ब्राउज़र है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कौन सा ब्राउज़र है, हमारे पास कौन सा है, एज। सही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इधर से हमें मुझे पता लग रहा है, ये मुझे भी नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो बना हुआ किसके ऊपर है, मोज़िला के ऊपर। इस वजह से वो यहाँ पे मोज़िला दिखा रहा है। सही है, क्योंकि मोज़िला अगर मैंने आपको याद हो तो बताया था वो ओपन सोर्स है। आप भी उसको यूज़ करके आप उसका यूआई बदल के अपने लिए एक नया ब्राउज़र बना सकते हैं। इसी तरीके से मार्केट में जितने क्रोमियम है, ब्रेव है, सही है, ये दूसरे अलग अलग तरह के ब्राउज़र चल रहे होते हैं, वो इसी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस वजह से ये कुछ आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन आपके सर्वर तक ला रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो क्लीन होके वो क्या बता रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग वो है, प्लेटफॉर्म है, विंडोज़। यहाँ पे वो बता रहे हैं क्या ये मोबाइल से आया है, तो उसने क्या भेजा है, 0, फॉल्स। 0 का मतलब है फॉल्स। इसका मतलब है आपके पास कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही है रिक्वेस्ट के बॉक्स में, यानी रिक्वेस्ट के वेरिएबल में। नॉर्मली आप इसको ट्यूटोरियल वगैरह में आप देखेंगे ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है रिक्वेस्ट, ये वाला, सही है। लेकिन वो क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि इतने हाई लेवल तक वो जाते ही नहीं है, सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है। अब रिक्वेस्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूज़र के हेडर्स होते हैं। हेडर से आप सबसे पहले जो चीज़ नोट करते हो वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा वो मोबाइल है या नहीं। इससे क्या होता है, आपके पास क्लाइंट आपके पास आके बोलता है कि भाई जब वो मोबाइल से कोई मेरे पास रिक्वेस्ट आए, जब मोबाइल से रिक्वेस्ट आए तो एक अलग पेज उसको दिखना चाहिए। जब मेरे पास एक क्लाइंट यानी कि डेस्कटॉप वगैरह से एक आपके पास एक रिक्वेस्ट आए तो उसको मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए। आप नोट करेंगे कोई भी आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है तो आपको पहले रीडायरेक्ट कर देता है, बोलता है ऐप डाउनलोड करो, अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे। आप वही वेबसाइट आप ब्राउजर से खोलें कंप्यूटर पे, वो पेज कभी नहीं दिखाएगा। उसको कैसे पता लगा कि आप मोबाइल यूज़ करें, उसको ब्राउजर से पता लगता है, हेडर जा रहे होते हैं। वो हेडर को रीड करता है सर्वर, और हेडर रीड करके वो चेक करता है कि इज दिस मोबाइल,
तो ट्रू है तो वो वाला दूसरा पेज भेज देता है कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो। अगर वो क्लाइंट है तो वो दूसरा पेज भेज देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, सिर्फ इफ एल्स ही लगाना है मैंने, और रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स में चेक करना है कि मोबाइल है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये रहा आपका रिक्वेस्ट। अब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, हम देखते हैं और हमें क्या बता रहा है। नहीं, पोस्ट के जो हेडर्स होते हैं वो आपकी साइड वाले जब आप भेज रहे थे ना, वो कंटेंट एप्लीकेशन कंटेंट जेसन, वो आप भेज रहे थे अपने रिएक्ट में से या पोस्टमैन में से। जब आप रिएक्ट या पोस्टमैन में से कोई हेडर भेजते हैं तो आप खुद भेजते हैं। सही है? ये वही है जो आपको वहाँ पे रिसीव होता है ना, ये वही है, ये सिर्फ आपको खोल के दिखा रही है। एक्सिस में आपको ये दिखता नहीं था कि हेडर जा किधर रहा है। आपने पहले सर्वर में तो काम नहीं किया ना, मैंने सिर्फ आपको बताया था आपका सर्वर काम नहीं करेगा अगर आप क्या ऐड नहीं करोगे, हेडर्स। खास तौर पे किस में? पोस्ट रिक्वेस्ट में। गेट रिक्वेस्ट में वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि इसके ये हेडर्स होने चाहिए, लेकिन गेट में भी हेडर्स जाते हैं। खैर ये तो एक जनरेटर बता रहे हैं, हमें जनरेटर से काम नहीं है। क्या? नहीं, अच्छा वो वाला जनरेटर नहीं। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसी वेबसाइट पे सिर्फ नेक्स्ट करता हुआ आ रहा हूँ। सही है? ये सिंपल आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल है, सही, जो अगर आपको एक्सप्रेस पे भी मिलता है, क्योंकि एक्सप्रेस पे अगर आपको मेरा आइडिया है कि आप लास्ट में जाते हो। ये लेक्चर मैंने शायद बैच 1 को भी दिया था कि Node.js पे कोई भी आपको डायरेक्टली नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता, कि सर्वर एक सेंसिटिव चीज़ है। सही है? किसी को भी सर्वर पे रिस्क नहीं लेना है। सर्वर हमेशा वही बना रहा होता है जिसका जावास्क्रिप्ट पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो। सही है? क्योंकि वो जो आपकी कंपनी है उसको आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये फाड़ेगा नहीं, क्योंकि सर्वर फटा ना तो सब फटा। क्योंकि क्लाइंट एप्लीकेशन तो चलो सामने दिख रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सर्वर का जो एरर होता है ना वो बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। अगर सर्वर चल भी रहा है ना तो आप मुझे नहीं बता सकते कि भाई ये कहीं पे ख़राब हो गया या नहीं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट आएगी, आप बोलोगे बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उसकी टेस्टिंग डिफिकल्ट है। तो इस वजह से वो हमेशा किसको दिया जाता है? जो थोड़ा बहुत पका हुआ बंदा हो। तो नॉर्मली जब आप किसी इंटर्नशिप वगैरह पे जाते हो तो आपको वो लाजमी सी बात उठा के किस फील्ड में रख देंगे? रिएक्ट वगैरह पे, फ्रंट एंड रिएक्ट इसी पे ही रखेंगे। बोलेंगे बेटा बैक एंड तो आप लास्ट में जाओगे, पहले 1 साल ये कर लो, इस पे आगे आ जाओ। हाँ, लेकिन अगर आप 1 साल उस पर फ्रंट एंड का काम करके थोड़ा पक्का होगे, जब आप बैक एंड पे जाओगे आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि बैक एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी है। आपको पता है कि सर्वर एक होता है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन 3-4 हो सकती हैं। मतलब एक ही बैक एंड है लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को सर्व कर रहा होता है। इन केस ऑफ रेस्ट एपीआई, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, तो रेस्ट एपीआईज में क्या होता है कि रेस्ट एपीआईज एक एपीआई होती है, वो थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को सर्व कर रही होती है। अलग अलग हो सकता है वो अलग वेबसाइट्स हो। तो इस वजह से सर्वर जो है थोड़ा सा क्रूशल है, लेकिन आपको आना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप भूल गए तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए? यहाँ पे यही गेटिंग स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है, यहीं से छापना है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या करती है। बात समझ आ रही है? इसके बाद आपने देखा कि ये हमने कर लिया है, सही है। उसके बाद अब वो क्या बता रहा है? लेकिन उससे पहले हम गेट को थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला बना लिया, अब हम दूसरा राउट बनाते हैं। हम कहते हैं ये नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास यूज़र्स पर रिक्वेस्ट आए तो मेरा एक, अच्छा आपको पता है यहाँ पे आप HTML भी भेज सकते हैं। किसी ने भेज के ट्राई किया? हाँ, आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो दिस इज यूजर्स पेज, सही है। अब एक ख्वारी होगी मेरी कि मुझे इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हमारा पता नहीं कि नोड मोड नहीं चला। पता नहीं नोड मोड क्यों नहीं चला। नोड मोड नॉट रिकग्नाइज, हालांकि मैंने -G करके किया है। फिर से कर लेते हैं npm install -G nodemon। ये तो पहले भी हुआ था। इसको बंद करके दोबारा खोलते हैं।
यार मैं तो कहूँगा आप लोग थोड़ा बहुत इस पे कोड पे सही हो जाओ, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिनक्स पे आ जाओ। लिनक्स पे बहुत ज़िंदगी आसान। हाँ वो थोड़ा है खुद मुश्किल। ये यहाँ पे होता है ना परमिशन डाइनाइड, इस तरह के एरर आते हैं विंडोज़ पे। लिनक्स पे होता है सूडो लगा दो ख़त्म। कहीं भी फाइल पड़ी होगी, किसी जगह भी पड़ी होगी, परमिशन डाइनाइड हो, सवाल ही पैदा नहीं दे। क्योंकि वो सूडो जो है वो, अगर आप सूडो rm-r और उसका जो अपना वो विंडोज़ वाला पैकेज है ना, विंडोज़ का एक विंडोज़ फोल्डर है, इसी तरीके से उबुंटू का एक फोल्डर होता है जिसमें उबुंटू की सारी फाइल्स होती हैं। आप उसको वो दबा के और एंटर मार दोगे ना, वो अपनी फाइलें सिस्टम की उड़ा देता है। वो इतना पावरफुल है। अब उस वक्त क्योंकि रैम के अंदर वो सारा कर्नल और वो जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोडेड होता है, तो उस वक्त आपका बंद नहीं होता। आप उसको रिस्टार्ट करोगे बोलेगा उबुंटू नॉट फाउंड या ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। वो इतना ताकतवर है। तो उधर ये बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। आपने थोड़ा बहुत चेंजिंग किया तो वो परमानेंटली उसके सिस्टम में चेंज कर देता है। लेकिन इसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि कुछ आपके कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि सिस्टम एक्सेस चाहते हैं, सही है, खासतौर पर प्रोग्रामिंग में, तो वो हमें यहाँ से मिलता है। क्या नहीं, ऐसा नहीं मिलता है। तभी यही वजह है कि सर्वर्स पे हर जगह पे लिनक्स यूज़ होती है। हाँ तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हमने इंडेक्स राउट को खोला तो हमारे पास हेलो आया, लेकिन अब हम करेंगे /users, तो हमारे पास क्या आया, हेलो दिस इज यूजर्स पेज। तो ये आपकी सिंपल क्या है, राउटिंग। क्या ये राउटिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, सही है। तो राउटिंग का मैंने सिंपल मतलब बताया कि भाई आप उसको वो URL बताएंगे कि भाई इस URL पे आओ तो ये हो जाए, उस URL पे जाओ तो ये हो जाए। ये कॉन्सेप्ट आपने रिएक्ट राउटर में बहुत पढ़ा है। रिएक्ट राउटर में आप क्या करते हैं कि आप सिंपली डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको पाथ अलग अलग देते हैं। तो जब आप उस पाथ पे हिट करते हैं तो आपके पास वो पेज खुल जाता है या वो कंपोनेंट खुल जाता है, सही है। अब उसके बाद आप उसको और रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसका मतलब है कि /user/id1, सही है। इसको हम कहते थे चाइल्ड राउट कहते थे। तो चाइल्ड राउट का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर इधर गौर से दिखाएं तो ये /users, ये तो मुझे पता ही, आपको शायद मुश्किल से दिख रहा हो, ये /users लिखा हुआ है। तो /users मैंने कहाँ लिखा है, इधर। लेकिन वो लोकल होस्ट 3000 कैसे पता लगा मुझे, वो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, लिसन पे। अब हमें पता है कि 3000, इसमें कोई होस्ट नेम नहीं है। होस्ट नेम का क्या मतलब है कि आप देखते हैं google.com, ये बेसिकली होस्ट है। google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम जो है होस्ट भी कहलाता है, सही है, होस्टिंग। तो होस्ट नेम जो है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि जो डोमेन है वो आपके सर्वर का क्या होता है, आईपी एड्रेस। क्या होता है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने शायद आप लोगों को दिखाया हो। इस वक्त जो हमारा सर्वर है, अगर आपको उसका आईपी एड्रेस देखना हो तो आप गूगल में जाके देख लें व्हाट इज़ माई आईपी। आप व्हाट इज़ माई आईपी लिखेंगे तो आपको गूगल ये रिटर्न करता है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब ये 27.96.94.133, ये इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है। ये किसका आईपी एड्रेस है, ये आपके राउटर का आईपी एड्रेस है। जो आपको इंटरनेट केबल मिल रही है ना, ये उस पूरे का हो सकता है कि ये वाला जो आपका यहाँ पे डिवाइस लगी हो ना, वो किसी और डिवाइस पे लगी हुई हो, तो ये इस डिवाइस का भी फिर नहीं हुआ, क्योंकि ये भी उसका एक एक्सटेंशन हुआ, चाइल्ड हुआ। ये उस पेरेंट की है, जो मेन आपको कनेक्शन जहाँ से मिल रहा है ना, ये उस पेरेंट की आईपी होती है। लेकिन ये क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारा लोकल सिस्टम है, तो हम यहाँ पे इंटरनेट तो नहीं बना सकते, सही है। इसी वजह से आपके पास सर्वर्स अवेलेबल हैं, AWS है, डिजिटल ओशन है, गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड वगैरह भी क्या करता है कि वो इस तरह की आईपी अटैच करता है कंप्यूटर के साथ और आपको बोलता है लो भाई तुम्हारा सर्वर। इस वजह से जब आप उस पर लोकल होस्ट का कोई सर्वर चलाते हैं, यानी लोकल होस्ट 3000, तो वो बेसिकली चलता कहाँ पर है, उसकी पूरी आईपी कॉलम 3000। बात समझ आ रही है, सिंपल। तो वहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमारा ये कंप्यूटर हमारा लोकल होस्ट होता है। या फिर इसका एक और नाम होता है, नाम नहीं कह लें,
या तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट 3000, अगर आपको अपने कंप्यूटर की आईपी नहीं पता तो आप क्या लिख सकते हैं, लोकल होस्ट। लेकिन इस पे अब आपके पास लिमिटेशन ये है कि आप ये सिर्फ आपके ही कंप्यूटर पे चलेगी, आप वहां जाके लोकल होस्ट 3000 करेंगे वो नहीं चलाएगा। उसकी वजह क्या है कि लोकल होस्ट बेसिकली बराबर होता है 127.0.0.1, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। जिस तरीके से 127.0.0.1 लिखा हुआ ये लोकल होस्ट के बराबर है। आपके कंप्यूटर की ये यूनिवर्सल आईपी कहलाती है या फिर लोकल आईपी कहलाती है, आपके कंप्यूटर की है। लेकिन ये आपके कंप्यूटर की असाइंड राउटर की नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर की यही होती है। उसके अलावा एक और आपके पास होती है 0.0.0.0.0, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 होते हैं। अब ये भी लोकल होस्ट के बराबर है। लोकल होस्ट का मतलब ये वाली आईपी भी है, लोकल होस्ट का मतलब ये वाली आईपी भी है, सही है। इसको वैसे यूनिवर्सल आईपी भी कहा जाता है। अगर सर्वर में ये वाली आईपी लगी हुई है इसका मतलब है ओपन टू पब्लिक है, उस सर्वर में कोई भी आके कनेक्ट हो सकता है। जब आप क्लाउड डेवलपमेंट थोड़ी पढ़ेंगे तो यकीन करें आप दुआ देंगे, ये चीज़ बता रहा हूँ, वरना आप इतना बुरा फंसेंगे ना कि आपका सर्वर भी चल रहा होगा, आपकी आईपी भी लग रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब आप उस सर्वर पे कोई यूआरएल हिट करेंगे तो सर्वर बोलेगा कि कनेक्शन रिड्यूस, फिर आप बोलेंगे मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, आप फिर वो ट्यूटोरियल देखोगे, ट्यूटोरियल बिल्कुल सही से फॉलो करोगे, फिर आप आओगे, फिर से आपको क्या मिलेगा, कनेक्शन रिड्यूस। उसकी वजह क्या होती है, आपको अपने कोड में जो आईपी डिफाइन करनी होती है वो कौन सी होती है, यूनिवर्सल आईपी, वरना वो आपका जो बाय डिफॉल्ट सर्वर है वो कनेक्शन को रिफ्यूज़ कर देता है। आपको सर्वर को बताना होता है कि ये जो मेरा सर्वर है ये ओपन टू पब्लिक है, तो ये आईपी उसके लिए। एक आपकी आईपी होती है लोकल, और वो जो लोकल नेटवर्क, अब ये जो पूरा नेटवर्क है यानी कि ये पूरे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही राउटर से कनेक्टेड है। एयरफोर्स शेयर इसी तरीके से काम करता है, सही है। तो आप अगर इस नेटवर्क सेटिंग्स में आप आते हैं तो शायद किसी ने इतनी फनकारी की हो घर पे, तो उसको ये बात पता होगी, मैं भूल गया हूँ ये कैसे होता है। ये ये 192.168.0.248 ये एक आईपी डिफाइंड है, ये लोकल एरिया नेटवर्क की आईपी कहलाती है, यानी कि लैन आईपी कहलाती है, LAN आईपी। और इसमें 0 मुझे बता रहा है कि ये डायरेक्ट लाइन आ रही है। अगर यहाँ पर 0 होता है ना बीच में, इसका मतलब वो डायरेक्ट लाइन है। आप ही का राउटर जो है वो मेन राउटर है, उसके आप पीछे कोई और राउटर नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरनेट की वायर आ रही है, उस पर लग रही है। अगर यहाँ पे होता है ना 1, तो उसका मतलब है आपसे पहले एक और राउटर था, उसके बाद आपके पास राउटर आ रहा है। इसका मतलब ये जो आईपी है ना 192.168.0.248 ये इस कंप्यूटर की लोकल आईपी है। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंप्यूटर में जाकर ये वाली आईपी लगा के कॉलम 3000 करेंगे तो यही वाली चीज आपको नजर आएगी जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, समझ रहे हैं। मतलब ये मेरा सर्वर अब इस पूरे लोकल एरिया में चलेगा। अगर आपको याद हो तो हमने ये काम पाइथन के साथ किया था। मैंने पाइथन का एक सर्वर लेकर आया था, मैंने वो पाइथन का सर्वर चलाया था जब आप एक्सियोस पढ़ रहे थे। तो वो आप लोगों को मैंने एक आईपी दी थी, जब आप वो आईपी जाके अपने कंप्यूटर्स पे जाके हिट कर रहे थे तो आपका एक्सियोस उसका डेटा आ रहा था। बात समझ आ रही है। तो ये थोड़ी आईपीज़ की गेम है। अगर ये बात समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो आ जाएगी, सही है। लेकिन ये बताना लाजमी था। हाँ हाँ यार, वो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी वेबसाइट है। godaddy.pk। अब आप यहाँ पर आके ना सबसे पहले डोमेन नेम चूज़ करते हो। अब जैसे मैं कहता हूँ कि sofalab.com, मैं godaddy से पूछता हूँ कि भाई ये डोमेन खाली है कि नहीं खाली है। ये बोल रहा है बिल्कुल खाली है। और कितने रुपए की है? सिर्फ 999 फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर विद 2 ईयर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 2000 रुपये। ये 2000 रुपये की आपके पास अवेलेबल है। आप sofalab.com खरीदें। आप ये खरीदेंगे, आप पैसे वैसे देंगे, सब कुछ देंगे, आप साइन इन करेंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई ठीक है तुम्हारे पास sofalab.com आ गई है, लेकिन जब कोई sofalab.com वो इंसर्ट करे अपने ब्राउज़र में तो मैं उसको कहाँ भेजूँ? सही है।
वो आपसे पूछेगा मैं इसको कहाँ भेजूँ, आप नहीं भेजोगे वो GoDaddy ऑटोमेटिकली एक पेज लगा देता है कि उसमें लिखा हुआ आता है कि दिस डोमेन इज नॉट असाइंड येट, यानी कि अभी जिसने ये डोमेन खरीदी है उसने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ये IP देनी पड़ती है। आपने देखा मैंने IP निकाली थी, व्हाट्स माई IP से, ये वाली IP पब्लिक IP, ये वाली IP उसको लगानी पड़ती है कि भाई मेरा सर्वर कहाँ चल रहा है, यहाँ पे। आप GoDaddy को बोलते हो कि भाई sufalab.com जब भी टाइप करे कोई तो उसको कहाँ लेकर आओ, इस IP पे लेकर आओ, बस ये से कनेक्ट बस। हमारे पीसी में कोई मसला हुआ तो वो भी खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आपने अपना PC यूज़ किया सब लिंक की बजाय सर हम डायरेक्ट IP एड्रेस सब कुछ डायरेक्ट भी खुल जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो रिवर्स प्रॉक्सी लगा के उसको लॉक कर देते हैं, सही है। कुछ कुछ होते हैं वो HTTP, जैसे मैं HTTP लॉक करता हूँ, तो HTTP लॉक करता हूँ तो उसका मतलब है कि ये S लिखा है, आप इसको मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ उसमें आप S मिटा के HTTP लिखेंगे, आपको वो एरर देगा कि वेबसाइट नॉट फाउंड। आप S लगाएंगे वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली खुद मैंने लॉक किया हुआ सिक्योर है। तो ये इसके ऊपर आएगा तो सिस्टम में कोई मसला हुआ कोई भी तो वो नहीं, अब प्रॉब्लम ये है कि आप इस पे थोड़ी लगाते हो, हाँ, वो क्या करते आप गूगल के अकाउंट में, आप AWS अमेजॉन वेब सर्विस के अकाउंट में उनका सर्वर खरीदते हैं, उनका कंप्यूटर खरीदते हैं। आप ये अपने PC पे थोड़ी लगा दें, यहाँ पे लाइट चली जाए आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी क्या करें ऐसा थोड़ी होता है। कर सकते हो आप, डोमेन भी लेना होगा और फिर AWS या सर्वर हाँ, लेकिन AWS की बड़ी फनकारी है, होस्टिंग भी से कनेक्ट होस्टिंग में वो IP देता है ना बना लो यार। सही है। तो ये सारा चक्कर होता है वैसे क्लाउड का, लेकिन ये क्लाउड का मैं क्यों बता रहा हूँ, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा सर्वर का पार्ट है। लेकिन अब वही बात है कि कौन कितना आगे किस फील्ड में जाता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डोमेन ऐसे खरीदते हैं, होस्टिंग जो है यानी कि जहाँ पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई होंगी वो आप या तो AWS से खरीद लो या आप गूगल से खरीद लो। आपने वो चीज़ खरीदा, उसके अंदर अपना सर्वर डाला और सर्वर को चला दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे चलाया है नोड server.js, सही है। मैं थोड़ा अलग सिस्टम यूज़ करता हूँ क्योंकि उस पर हमें थोड़ा बहुत चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि ये फेल ना हो, सही। मैं नोड server.js नहीं करता, लेकिन चलें, होता कुछ ऐसे ही है। अब उसके बाद वापस हम आते हैं इस पर, तो हमें पता लगा कि भाई हम लोग डिफरेंट अपने राउट्स पे अपना वो जो यूज़र है उसको भेज सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ ऐसे डिफाइन करके। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है, URL तो और भी दे सकते हैं इसमें नाम, कुछ भी दे सकते हो आप। मतलब सर एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल के लिए बात दो तीन पेजों में एक यूज़र की बात पे इसका चाइल्ड, हाँ तो आप दे दें, उस पर भी आते हैं। अब चाइल्ड में यूज़र्स फर्ज करें, ये मैंने दे दिया, फिर मैंने एक और बना लिया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, कोई नाम बताओ, चलो अजीज़ पहले आ गया, तो बार बार पड़ेगा। जाहिर है अब इतना हलवा थोड़ी आ रहा है, क्या चाहते हो ये तो सही है। मैंने जो भेजने वाला डेटा है rest.send, रेस्ट का मतलब पता है ना क्या है, रिस्पॉन्स में मैं सेंड कर रहा हूँ क्या, ये चीज़। अब मैंने कुछ राउट्स और बना लिए हैं, अब लाजमी सी बात है थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, सर्वर को दोबारा चलाना पड़ेगा। अब हम वापस आते हैं, मैंने वो बंद ही कर दिया, लोकल होस्ट 3000 / अब मैंने /users लिखा तो मेरे पास क्या आया, कैनॉट गेट क्यों आया, मैंने यूजर्स मिटा दिया क्या, ये तो गलत कर दिया मैंने। खैर, तो यूज़र /अखलाक ये चल गया, ठीक है। उसके बाद अब /user/ दूसरा क्या था, अजीज़, तो ये भी चल गया, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। आपको जितने राउट्स चाहिए, जितने आपको URL चाहिए, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस्ड करते हैं। अब आपको पता है कि जो Axios है वो हमेशा क्या रिसीव करता था, रिसीव क्या करता था, जेसन रिसीव करता था, सही है। मतलब वो चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जो सर्वर से डेटा आता था वो हमेशा क्या होता था, जेसन। तो लाजमी सी बात है कि हम स्ट्रिंग नहीं भेज सकते, क्योंकि हम इसको कनेक्ट आखिर में किसके साथ करना है, Axios के साथ। हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि Axios से डेटा भेजना तो हमने सीख लिया है, अब हम Axios को डेटा पहुंचा भी खुद रहे हैं,
सही है, तो एक्सियोस किस में रिसीव करता है डेटा? जेसन में। तो अब मुझे इसमें जेसन भेजना है। जेसन बेसिकली होता क्या है? इसको हम फिर कॉपी करते हैं, सही है। ये अब यूजर्स भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट माय, ये मैं ऐसे आपको कह रहा था कि आप डमी डेटा बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने भेजा नेम, नेम के बाद मैंने भेजा ABC, फिर मैंने भेजा एज, एज में मैंने कितनी भेजी? 25। कोई मुझे बताएगा ये दोनों में से कौन सा सही है? आपने कहा था कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, एक मैसेज जब आया जब से वो एक्सेप्ट करता है। सही है। अगर आप ES4 पढ़ रहे होते, यानी ECMAScript वर्जन 4 पढ़ रहे होते, तो ये वाली कन्वेंशन गलत थी, ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कन्वेंशन कौन सी है? ये वाली। लेकिन अब दोनों हैं, ये एक तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो ये सामने लिख के आपसे बोलेगा कि भाई ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत है, मतलब चूज द बेस्ट आंसर, उस तरह का। तो हमने एक सिंपल सा एक यूजर वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या सेव किया है? ऑब्जेक्ट। सही से देखो भाई, क्या करो, एरे है, एरे के अंदर एक आइटम है, उस आइटम में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा ABC2, यहाँ पे मैंने कहा 26। अब मसला है कि मैं इस यूजर्स को क्या ये कर सकता हूँ? ये कर सकते हैं? नहीं, ट्राई करें, सर अंदर ये ना हो जाए। जेसन में हम भेज देता हूँ। पहले ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो हमारे पास जवाब तो आ गया। वो अंदर ही थे इसके वजह से हम कितने ले गए। अब बताओ ये क्या चक्कर है? लगा दिया सिंपल है, सर कोड में लगा दिया, क्या लगा दिए? एज पे स्ट्रिंग लगा दिया। एज पे स्ट्रिंग लगा दिए। लेकिन मुझे बताइए हुआ क्या है? ये सही तरीका था, आसानी से चले गए, सब कुछ हो गया। एक चीज ये जो कोड्स ने खुद लगाए हैं, कौन से वाले? एज पे जो है हाँ इसने खुद लगाए हैं ना। हाँ, वो कन्वेंशन कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो कन्वेंशन है ना, ये पाइथन की भी है, और जेसन आपको पता है कि जेसन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुझे बताएं ये सही है या नहीं, बताइए बताएं। लिखने का तरीका ठीक नहीं है, उससे ठीक आ रहा है। अच्छा यार, पता नहीं इंसोम्निया इन्होंने डिलीट कर दिया था कि नहीं यार, ये तो गलत बात है। इसने एक्सटेंशन भी भेजी सर क्रोम की, आई थिंक इसमें उससे रिलेटेड था। क्रोम की भाई क्या नाम था उसका? इसने भेजी था सर वो ओसम, जेसन वीवर, ये जेसन वीवर ओसम, जेसन वीवर ओसम सर प्रो वाली है। ऑसम यस प्रो फ्री है? फ्री है या शेयर वो है? एक्सटेंशन, लेकिन ये तो हम एज यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक इसके अंदर क्रोम ही नहीं है। सर ये सर जेसन डेटा दिखाएगा वो डेकोरेशन के अंदर, बस सिंपल सा। अच्छा यार, यही देखना है मुझे जो तुम बता रहे हो। तो ये हमारे पास भाई क्रोम आया, क्रोम के अंदर क्रोम एक्सटेंशन तो आप सबको ही पता होगा। एड ब्लॉक प्लस कौन कौन यूज़ करता है? एड ब्लॉक प्लस और कोई यूज़ नहीं करता? बड़े ख्वार हो यार तुम लोग सारे, वो यूट्यूब वाले वो एड्स वगैरह देखते हो? सर ये चार्ट है देखें जी। हाँ ये तो ज़बरदस्त है। भाई देखें, ये बेहतरीन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स किस टाइप पे आया है? जेसन रिस्पॉन्स आया, हमने जेसन भेजा है वहाँ से, ठीक है। और ये मेन चीज़ है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, और आप भी रिएक्ट में यही चीज़ ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब इतना अगर आपने कर लिया है ना,
वैसे किया हमने कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं तो मैंने सिंपल राउट बनाया, सिंपल करके सेंड कर दिया। लेकिन कमाल ये है कि आप इसको किसके थ्रू हिट करवाएं, एग्स यूज़ करें। आपके पास React के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए पड़े होंगे, मुझे पक्का पता है आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी कि आपका पीसी में भरा हुआ होगा। तो आप कोई भी एक खोलें जिसमें आपने Axios इस्तेमाल किया हो, axios.get करें और ये वाली जो URL है जो आपने खुद बनाई है /users करके, इसमें देखेंगे कि आपकी यूजर सर्वर से आ रहे हैं, सर्वर चले सही है, console.log कर रहे हैं और आप देखेंगे आपकी जेसन Axios पकड़ रहा है। अगर वो पकड़ रहा है तो फिर उससे कोई कार्ड शार्ड बना लें और आप खुश हो जाएंगे, आपने सर्वर भी आपने बनाया, फ्रंट एंड भी आपने बनाया, दोनों आपस में चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फड्डा है। छोटा सा फड्डा क्या है? यूआरएल की जगह पे लोकल होस्ट वाले हम लोग लेते हैं क्या? Axios गेट के साथ यूआरएल लेते हैं, हाँ, उधर हम लोकल होस्ट देंगे। जाहिर सी बात है, लोकल होस्ट ही आएगा। इसको चलो हम देख लेते हैं। अब ये मैंने क्या किया, सेंड को हटा के क्या लिखा, जेसन। इसको हम रिस्टार्ट करेंगे, कोई फर्क आएगा? तो कोई फर्क आया? वही आया। लेकिन एक बच्चे ने बीच में बोला था कि rest.json होगा और वो बिल्कुल सही था। जब आपको जेसन भेजना हो ना तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जेसन। ये तो अभी हुआ क्या कि ये नोड जो है इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ गया कि आप क्या भेज रहे हो, जेसन भेज रहे हो, तो उसने कन्वर्ट करके जेसन भेजी। लेकिन ये रिस्की प्रोसीजर है, सही है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आती आपका जेसन, उसको समझ में नहीं आता तो वो उसको क्या भेज देता है, स्ट्रिंगिफाई करके भेज देता है। आपको पता है ये सारी चीज़ स्ट्रिंगिफाई हो सकती थी अगर वो उसका, मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि आपके पास ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको बेसिकली ऐसे करके भेज देता हो। यहाँ पे अगर आप इसको हम पेस्ट करें, अभी तो ये सही है, बेहतरीन है ये, लेकिन एक अगर आप सिंपल सी चीज़ करेंगे ना तो ये सारी चीज़ तबाह हो जाएगी। और वो क्या है, अब क्या हो गया, ये स्ट्रिंगिफाई हो गया, स्ट्रिंग बन गया। तो ये कभी कभार ये मसला हो जाता है जब आप rest.send इस्तेमाल करते हैं। तो सेंड में इशू है क्योंकि सेंड नॉर्मली जो है वो क्या रिटर्न करता है, यहाँ तो HTML या आपका सिंपल वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, सही है। वो कभी कभी उसको ट्रांसपाइल नहीं करता, उसको कन्वर्ट नहीं करता। अभी आप लकी थे आपने कर दिया, से कुछ केसेस में उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता और उसको नहीं करता, तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए रेस्ट के साथ, जेसन। अगर आप जेसन भेज रहे हैं तो हमेशा जेसन लिखें, ये रेस्ट कभी भी ना लें। एक और चीज़ होती है यार, ये उसको ये डेटा भेज समझा, और कौन सा है ये गेट। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेस के जो हमारे पास मेथड्स हैं, यहाँ पे देखें उसमें बड़ा बेहतरीन सा ना सिंटैक्स लिखा है एक लाइन के अंदर, ये मुझे अच्छा लगा। उसने क्या बोला हुआ है कि ऐप डॉट मेथड, अभी आपने कौन सा इस्तेमाल किया, गेट। उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में पहली में क्या बोल रहा है वो, पाथ या राउट। जैसे हमने स्लैश यूज किया, स्लैश यूजर सेलेक्ट किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, हैंडलर यानी कि कॉल बैक फंक्शन। वो कह रहा है कि जब ये पाथ हिट हो तो ये वाला फंक्शन चला दो। ये बेसिकली वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे तो बाकी यहाँ पे सेंड है, ये पोस्ट पे आते हैं, पहले इनके सारी चीज़ों को कवर कर लें। ये पुट है और ये डिलीट है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोस्ट को भी यूज़ करें तो सारे काम हो जाते हैं। नॉर्मली जो था पुट और डिलीट PHP के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था, अब भी होता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनली ज़्यादातर बस पोस्ट को इस्तेमाल करके काम कर लेते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं PHP आ रही है, React जा रही है, सॉरी PHP जा रही है, React आ रही है। इनका ना फड्डा थोड़ा चलता रहता है यार। PHP का मैंने जो अभी देखा है ना, PHP का मसला ये है कि वो जस्ट एक सर्वर रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग आपकी ना लैंग्वेज है। अभी उन्होंने एक नया वो निकाला है फ्रेमवर्क, कोड इग्नाइटर, CI जिसको ये लोग कहते हैं। तो कोड इग्नाइटर ने क्या किया है कि वो थोड़ा रिएक्ट वाला काम कर दिया है कि वो सारा फ्रेमवर्क बना है, हर चीज़ बनी बनाई है, लेकिन फिर भी वो क्या चीज़ है
सर्वर साइड रेंडरिंग है। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें जो आपका ना आर्किटेक्चर बनता है वो मोनोलिथिक बनता है ज़्यादातर। अब उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं। मोनोलिथिक का मतलब है कि फ्रंट एंड भी एक ही जगह, बैक एंड भी एक ही जगह। आपको पता है कि ये जो Node.js है ये सेम काम Node.js भी कर सकती है। HTML की फाइल आपकी भेज सकती है, मतलब पूरी की पूरी आप HTML लिखें और आपकी भेजते हैं। अभी इसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। यही काम PHP भी करती है। क्या स्टाइल भी लगता है सब कुछ। जैसे आप नॉर्मल एक रिएक्ट की ऐप करते थे ना, आप इधर अगर आप लिखेंगे गूगल पे, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, आप कहेंगे एक्सप्रेस EJS, सही है। ये EJS क्या है? यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो वो रिक्वायर कर रहा है किसका किसको? EJS। ये EJS क्या है? ये सिंपल एक इसका लाइब्रेरी है, इसकी एक्सटेंशन है आपके एक्सप्रेस की, जिसके जरिए आप पूरी की पूरी HTML की फाइल्स भेज सकते हैं, सही। और पूरी की पूरी आप HTML एक्चुअली लिखते हैं, जैसे आप JSX है। ये उससे पहले मैंने भी ये यूज़ की है काफ़ी, लेकिन अब जो है नॉर्मली रिएक्ट की इस्तेमाल होती है, बहुत कम होती है। तो हम सारा काम जो रिएक्ट में करते हैं वो ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। मजे की बात है कि EJS जो है PHP से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर आप PHP देखेंगे ना तो वो बिल्कुल डिफरेंट ऐसी ही है। अब प्रॉब्लम इसमें सिर्फ क्या है कि आपकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो एक ही जगह पर है। आपका फ्रंट एंड भी वही है, आपका बैक एंड भी वही है। तो अब ये डिस्ट्रक्टिव आर्किटेक्चर है। ये आर्किटेक्चर बहुत प्रॉन टू एरर है। इसका मतलब अगर आपका फ्रंट एंड क्रैश हुआ तो वो साथ किसको ले डूबेगा? बैक एंड को। और अगर आपका बैक एंड डूबा तो किसको ले डूबेगा? फ्रंट एंड को। यहाँ पर क्या होता है? लोड बैलेंसिंग होती है। यहाँ पे होता है बैक एंड अलग होता है, फ्रंट एंड अलग होता है। फ्रंट एंड एक होता है, बैक एंड 3-4 होते हैं। और 3-4 बैक एंड जो है वो आपस में लोड बैलेंस हो रहे होते हैं। मतलब एक भी डाउन हुआ ना तो बाकी 2 पे डेटा भेज दिया जाता है। अब लेकिन यही काम PHP में VHP को, जो PHP की कम्युनिटी है ना वो जिंदा करे हुए, वो नहीं चाहती कि ये लैंग्वेज तबाह हो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये एक एक्सटेंशन दे दी कि भाई आप APIs बना सकते हो, आप फ्रंट एंड कोई भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन PHP में क्या बना लो? API। जिस तरीके से अभी आप एक्सप्रेस में काम कर रहे हो ना, वही काम आप किस पे कर लेते हो? आप PHP में कर लेते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो PHP में ऑलरेडी सारा कोड हुआ हुआ है, जिनको PHP आती है, हालांकि PHP थोड़ी बड़ी है, अगर आप API बनाते हो तो वो थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस, लेकिन एक बंदे की आदत है, PHP उसने सीखी हुई है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि एक वो मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहा है वो। तो इनकी ना आपस में ये चलता रहता है। जैसे जावा ने स्प्रिंग बूट ले आए, जावा स्प्रिंग बूट नाम सुना हो शायद किसी ने। तो स्प्रिंग बूट क्या है कि वो सिंपली उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना लिया जैसे रिएक्ट है, सही है। तो उन्होंने थोड़ा, हर कोई लगा हुआ है कि बस थोड़ी अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखे, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या एस्ट्रो? मैंने नाम नहीं सुना। एस्ट्रो एस्ट्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है। यार एक तो गैट्सबी भी है, वैसे तो ऐसे बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो लैंग्वेज ही अलग है, द एस्ट्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसके स्टार्ट से लग रहा है पॉपुलर नहीं है। कब ये रिलीज कब हुई है? अच्छा 4 साल। यार इसमें पता है मसला क्या होता है? मसला ऐसी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब जिसकी कम्युनिटी बड़ी नहीं होती ना, अब आपको कोई एरर आ गया, कोई इशू आ गया ना, तो अब आप फंस जाओगे। जिस लैंग्वेज की कम्युनिटी बड़ी होती है जैसे पाइथन है, तो पाइथन का आप जिस जगह पे फंसो ना, आपको स्टेक ओवरफ्लो गिटहब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप बच जाओगे। ऐसी लैंग्वेज, मैं रस्ट पे अभी तभी नहीं जा रहा क्योंकि रस्ट भी एक बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, जो नेटिव स्टाइल लैंग्वेज है, लेकिन रस्ट में भी ये मसला है, अभी उसकी कम्युनिटी छोटी है। जब आप मसला होता है ना तो आप रस्ट में फंस जाते हो, सही है। तो अभी पाइथन जो है उसकी बहुत है। और दूसरा एक होता है, कोई भी आप पैकेज इस्तेमाल करें ना, उसका ये इश्यूज वाला सेक्शन पढ़ लिया करें, सही। इश्यूज में आप आए तो पहला इशू क्या आया हुआ है? इज द प्रोजेक्ट डेड? वेबसाइट astrolang.org no longer works। क्या?
यार ये एस्ट्रोलैंग आई थिंक इसी की है। ये है ना इसकी वेबसाइट। अब इसी में यही मसला होता है कि भाई आपको ज़्यादातर ना इसके देखना पड़ता है कि कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। वैसे यहाँ पे देख रहा है पूरी ES6 ही यूज़ कर रही है। थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं बल्कि ये तो कंप्लीट रिएक्ट ही है। साइंटेक्स तो काफ़ी सेम है। चलो इन्होंने कोई ना कोई टेक्निक मारी होगी। अब आपके पास बहुत है, आप रस्ट इस्तेमाल कर लें, रस्ट जो है गैट्सबी है उसको इस्तेमाल कर लें, ये EJS जो है उसको आप इस्तेमाल कर लें। इनका मैं फ़ायदा भी बता देता हूँ, नुकसान भी बता देता हूँ। AJS के साथ क्या इशू है कि अगेन वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। AJS में क्या मसला है कि आप फ्रंट एंड भी किसके अंदर बना रहे हो, बैक एंड के साथ ही। अब उसमें वही वाला मसला बन जाता है कि फटे तो दोनों एक साथ फटेंगे। अब आप उसको पीछे एक, अब ये भी होता है कि एक आपने सर्वर बनाया हुआ है पाइथन में, एक सर्वर बनाया हुआ है किसमें, नोड में। अब वो दोनों एक साथ भी चल रहे होता है, क्योंकि यही APIs का सबसे बड़ा फायदा है कि वो डेटा किस में भेजता है, जेसन में। तो पीछे कोई भी गोलैंग है, रूबी है, कोई भी लैंग्वेज है आप यूज कर लें, लेकिन वो डेटा तो जेसन में ही भेजेगा और रिसीव भी किसमें करेगा, जेसन। तो वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई भी यूज करें। फिलहाल हम लोग Node.js पढ़ रहे हैं। हाँ, Next.js जो है वो राउटिंग नहीं है। Next.js सर्वर साइड रेंडरिंग ऑफ रिएक्ट है, अलग चीज़ है, बिल्कुल वो सीन ही अलग है, उसको अभी फिलहाल ना लाओ। नहीं, वो सीन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ, सेम ही है, बस उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इस पे जो हम ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं इसको ज़रा देख लें दोबारा। जिस ट्यूटोरियल अभी तक हमने गेट पढ़ा है, सही है। नेक्स्ट आए तो हमने ये ना, हमें एक चीज़ बोल रहा है यार, एक तो नाम भी नहीं पता है इनके, ये इनको बोल क्या हो यार। अरे ये तो ये बैच 3 वाले हैं ना, ये नहीं, इसका मेरे पास नाम भी है जिसने अच्छा बोला ना। इसका मैंने एक वो सर्टिफिकेट कैंसिल किया हुआ है। हाँ, इसके 2 हैं, ये 2 दोस्त हैं, मुझे पता है इनका एक सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है। हाँ भाई वांटेड है ऑलरेडी है। अच्छा, तो अभी हम लोग एक और चीज़ इधर पढ़ लेते हैं, वो है आपकी सर्वर के थ्रू फाइल्स को रिसीव करना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सही, इसमें आप फंसेंगे, अभी बता रहा हूँ फंसेंगे। क्यों फंसेंगे, वो उसकी भी वजह है। अब उसकी वजह क्या होती है, उसका जो URL है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है। भाई इस शादी में ये पठाओं का मुझे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। इधर इधर ना जाए, अभी इधर ध्यान दें। सही है जी, तो ये पहले आप देख लें। लगता है इनको ज्यादा खुशी है। अब इधर देख लें, एक थोड़ी सी नई चीज आई है। कौन सी? app.use। अगर आप देखें तो पहले हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज पे हम आते हैं कि यूज क्या है और क्यों है। इससे पहले आप देखें तो यूज के अंदर ना हमने कुछ चीज इस्तेमाल की है। भाई बस कर लो। सही है। आप यूज के अंदर हम लोग एक और कीवर्ड पास कर रहे हैं, क्या, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो स्टैटिक बेसिकली क्या है,
एक फंक्शन है। इस फंक्शन में आप उसको ये बताते हो कि आपकी जो स्टैटिक फाइल्स हैं, मतलब जो आपकी फाइल्स हैं वो किस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। अभी मैंने क्या लिखा है, पब्लिक। अब अगर आप अपने फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे भी पब्लिक नाम का फोल्डर है, तो बनाओ। तो यहाँ पे आप बना लो पब्लिक। पब्लिक जो आप नाम दोगे वही, अगर आप पब्लिक कर रहे हो, XYZ कर रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सर आपको नाम दिया हुआ है ये सिर्फ उसी को ही पड़ेगा। नहीं नहीं, वो पब्लिक बस एक कॉमन है, आपने देखा होगा कि वो फायरबेस भी यही नाम देता है। तो हम पिक्चर्स पे आते हैं, कोई भी पिक्चर उठाते हैं, इधर तो कोई भी नहीं है, सेव पिक्चर्स में भी कोई भी नहीं है। ये ब्लू कॉर्पोरेट बिजनेस यूट्यूब थंबनेल पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। चलो इसको IMG1 कर लेते हैं। IMG1 को हम उठा के लाते हैं और इस पब्लिक के फोल्डर में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब मुझे ये अपने ब्राउजर में सर्वर के थ्रू मंगवानी है। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम आपने देखा है कि आपने गूगल से URL उठाई है इमेज की, वो URL इमेज आपने HTML के कहाँ पे पास करते हो, SRC, IMG SRC, राइट। ये काम आप सेम चीज वही कर रहे हो, लेकिन अब आप ये खुद सर्वर बना रहे हो और खुद वो इमेजेस सर्व कर रहे हो। सही है। ये हम क्यों करते हैं ऐसा, हाँ, ये हमारे सर्वर में पड़ी हुई। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फ्रंट एंड है ना हमारा, वो लाइटर हो, हल्का हो। तो हम जो इमेजेस हैं वो हम वहाँ पे नहीं रखते, बल्कि कहाँ रखते हैं, अपने सर्वर पे। फिर वो जो पेज लोड होता है, हाँ, सब कुछ आप यहाँ रख सकते हैं, म्यूजिक, वीडियोस, कुछ भी। HTML तो फ्रंट एंड में लिखोगे ना, नहीं, यहाँ पे वो SRC तो फ्रंट एंड का पार्ट। अभी जस्ट आप डायरेक्टली फाइल्स रिसीव करोगे। अब एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं हम यहाँ पे आके। अच्छा, हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। आपने नोट किया मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल ऐप डॉट यूज किया। ऐप डॉट यूज में मैंने पास किया express.static और इसमें क्या पास किया, पब्लिक, और एक पब्लिक का फोल्डर बनाया और उसके अंदर इमेज लिख दी। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज का हमें पूरा नाम चाहिए होगा, तो हम इधर फाइल एक्सटेंशंस को हमें चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या है, img1.png। तो हम यहाँ पे आके लिख देते हैं img1.png। तो आपकी जो फोटो है वो आपकी ब्राउजर में अवेलेबल है। अब आपने एक चीज नोट की, ये /img.png आप लोगों ने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखा यहाँ पे पब्लिक नहीं है, ये चीज नोट की, हालांकि इसके अंदर पड़ा हुआ है पब्लिक में। अगर आप विंडोज में यही इमेज ढूंढने के लिए जाते तो आपको पब्लिक बताना पड़ता। यही करते थे बूटस्ट्रैप में, यही करते थे हर जगह पे कि हम लोग /public/image। अब आपने क्योंकि रिएक्ट को यहाँ पे बता दिया है कि आपका स्टैटिक फोल्डर कौन सा है, यहाँ पे पब्लिक, तो आपको पब्लिक लिखने की अब जरूरत नहीं है। जरूरत क्या नहीं है, लिखना ही नहीं है। लिखोगे तो वो आपको एरर देगा, यहाँ पे कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है, सारी शो नहीं। इससे क्या होगा, अभी इसको देख लेते हैं। क्या पब्लिक के अंदर, हाँ, तो अब इसको कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं फर्क मैं कहता हूँ इमेजेस। भैया सही से सुन लो, ये वाला जो काम है इस पे बहुत फंसते हैं। सही है, आप ये आपको app.use याद रह जाएगा, express.static याद रह जाएगा, उसमें पब्लिक नाम देना है आपको, ये भी याद रह जाएगा। लेकिन जो लिंक बन रहा है ना, ये लिंक कैसे बन रहा है आपको ये याद नहीं रहता, और ये इस ऐसे आपको तंग करेगा ना। आप वो लिंक पास करोगे, बोलोगे यार सब तो मैंने कर दिया है। एक दफा आप लोगों को बता दिया गया, आप फिर से कर रहे हो। ये बासत के क्लास हो ना, किसकी क्लास में आप, यार ये बिलाल भाई को बोलो यार, ये कुछ करे यार इनका यार।
करके आपको बता रहे हैं। देखें अब मैंने क्या किया, अगर आपको वैसे छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसको हम एक नोटपैड में देख लेते हैं कि अब मैंने क्या किया है। मैंने किया path images slash image1.png। उसकी वजह क्या थी कि मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या बना लिया, पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने बना लिया एक इमेजेस का फोल्डर। इस इमेजेस के अंदर मैंने अपनी इमेज रख दी, तो स्लैश इमेजेस स्लैश image1.png। पेरेंट फोल्डर देना ही नहीं है, जो आपने वहां पे डिफाइन कर दिया है ना कि ये मेरा पेरेंट फोल्डर है, बस वो ऑटोमेटिक समझ गया कि अब यही है। पब्लिक के अंदर आपने जो स्टैटिक बनाया है, पब्लिक स्लैश इमेजेस लिख रहे हैं, आगे पाथ देने की जरूरत नहीं है। उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी इमेज चाहिए आपको, कौन सी फाइल चाहिए। अरे वो भी दे देना। ठीक है, अगर डायरेक्ट पाथ दे देते नहीं पब्लिक आपने फाइल पे यहाँ पे हाँ, अगर आप यहाँ पे स्लैश इमेजेस कर देंगे ना, अब आपको डायरेक्ट image1.png देने की बात जरूरत है। ये सारी सी बात, आपने जो चीज यहाँ पे दे दी ना, वो चीज URL से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये बात समझने वाली है बस। अब यहाँ पे मल्टीपल भी express.static बनते हैं, आप उसकी लिस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आप उस कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जगहों पे आपने फ्रंट एंड या कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल की होती है, आपको दो फोल्डर से स्टैटिक फाइल्स भिजवानी है, तो आपको मसले होते हैं। नॉर्मली हम पब्लिक का फोल्डर बनाते हैं, उसको app.use इधर पब्लिक कर देते हैं। आपको एक बल्कि मजे की बात बताऊं, आप ये काम करें, रिएक्ट में npm बिल्ड करें, npm रन बिल्ड करते हैं आप, उसको सर्व करवाएं एक्सप्रेस के थ्रू। अब ये कैसे मुमकिन है, उसको सर्व कैसे हो सकता है? वो सर्व ऐसे होगा कि जब आप app.get करें इस वाले राउट पे, तो वो क्या भेजे, index.html। बात समझ आ रही है? वो क्या भेजना चाहिए, index.html। अब index.html में आपको पता है बहुत सारी JS की फाइल्स होती हैं, और जब वो index.html चलेगा तो वो उन फाइलों को उठाने की कोशिश करेगा। जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे ना, ये वाली, ये तो आपको कंसोल में दिखेगा कि ये वाली JS नॉट फाउंड, ये वाली JS नॉट फाउंड, ये वाली JS नॉट फाउंड, सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। फिर आप वो सारी फाइलें किसके अंदर रख दें, पब्लिक के अंदर, और पब्लिक को क्या करते हैं आप, express.static, तो आपका वो वाला एरर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आप उस रिएक्ट की जो आपका पूरा एक सर्वर है, सॉरी वो एप्लीकेशन है, आप उसको सर्व करवा रहे हैं, उसको चला रहे हैं किसके थ्रू, एक्सप्रेस के थ्रू। ये नॉर्मली मैं करता हूँ, कि जब आपको, अभी तो आपके पास नेटलिफाई है, नेटलिफाई जब नहीं होता था तो हम इसको कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे कि हम पहले इसको बिल्ड करते थे, तो बिल्ड में हमें एक index.html मिलती है, अब हम वो हमारा एंट्री पॉइंट कहलाता है, पहली फाइल कहलाती है। अब उसको कुछ सपोर्टिंग फाइल्स भी चाहिए, अब वो सपोर्टिंग फाइल्स मुझे कैसे देनी होती है, app.use। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास सारा चक्कर है app.use का, इसको आप खुद करके देखिएगा और इसके साथ थोड़ा आप खेल के देखेंगे ये कैसे फाइल्स को हम सर्व कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा ये है कि आप इसके लिए एक HTML का पेज बनाएं, खाली कुछ भी, उसके अंदर आप HTML लिखें, बल्कि कर ही लेते हैं यार, सिंपल सा हम बना लेते हैं ये abc.html। इतनी बात तो समझ आ रही है ना कि मैंने abc.html यहाँ लिखा है, लेकिन इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है नोड का, मैं सिंपल एक फ्रंट एंड बना रहा हूँ आपके सामने। तो मैं HTML मैंने बना ली, ये ऐसे नहीं बनाया यार, वो आपका वहीं पर सर्व कर देगा, लेकिन आपको index.html सर्व करानी पड़ेगी पहले, वरना आपको URL ऐसे देना पड़ेगा localhost 3000/index.html, तो आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हम h1 दे सकते हैं, आपको पता है, हेलो वर्ल्ड आप कह सकते हैं, ये भी आपको पता है सही। यहाँ पे आप एक इमेज का टैग भी लगा सकते हैं, आपको पता है। यहाँ पे आप लिख लें mypic src सेट मुझे नहीं चाहिए। अब सोर्स में मुझे क्या देना है, मुझे इमेज पास करनी है। अब इमेज की जगह मैं उसको पास कर लेता हूं ये जो मेरे सर्वर का लिंक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गूगल से कोई लिंक उठा के लाते हैं, एग्जैक्ट वैसा ही। यहाँ पे आप देखें वो आपके कंप्यूटर का पाथ नहीं है, इसका मतलब है ये सर्वर कहीं भी होगा ना, कहीं भी, वहां से भी ये इमेज उठा के लाएगा। ये आप बेसिकली काम कर रहे हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इमेजेस के बाद क्या होगा, img.1. इसका ख्याल करिएगा कि ये पूरी एक्सटेंशन के साथ लिखना होता है। विंडोज नॉर्मली ये मसला करता है कि वो इसको छुपा देता है,
तो ऊपर ऑप्शन से आपको ओपन करना पड़ता है कि भाई मुझे इसकी एक्सटेंशन भी दिखाओ। लिनक्स में ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्टली सब कुछ दिखा देता है। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने ये काम किया था, मैं इधर व्यू में आया था और मैंने इसको चेक किया था, फाइल नेम एक्सटेंशंस, तब मुझे पता लगा इसका पूरा नाम क्या है, img1.png। हर फाइल का जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा। अब हम इस HTML को सिंपल चला लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ये बिल्कुल सिंपल एक HTML है, इसका नोड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब हमने इसको चलाया तो आपने देखा कि HTML चली और इसके नीचे ये src भी चली। और अगर आपको src और इसका पता है तो आप सिंपल, आपको पता है कि मैं अगर इसको स्टाइल भी दूंगा और इसको हम लोग, ये याद है, भूल गए हो, ये 50 पिक्सल्स और ये हम लोग इसको दे देते हैं विड्थ 50 पिक्सल्स। हम पीछे आते हैं तो आपकी सिंपल जैसे HTML में आप वो इमेज यूज हो रही है। अगर आप इसके एलिमेंट्स में जाएंगे, अगर आप एलिमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो src में क्या गिवन है, एक URL, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे पास गूगल में दिखता है, ये बिल्कुल वही सिंटैक्स है। नहीं आएगी, ये इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अजय अच्छा सवाल है। मैंने अपने सर्वर को जानबूझ के क्या कर दिया, क्रैश कर दिया, बंद कर दिया। अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, लेकिन ये हमारी कैशे मेमोरी में सेव हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसने क्या कर दिया, नहीं आया पेज। इससे ये पता लगा कि ये इमेज हमारे पास डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, सर्वर से। आपका सर्वर फाइलें भेज रहा है और इसके लिए हमें सिर्फ क्या चेंजिंग करनी पड़ी थी अपने सर्वर के कोड में, हमें एक लाइन लिखनी पड़ी, app.use एक्सप्रेस स्टैटिक और फोल्डर का नाम पब्लिक। एक लाइन, एक्सप्रेस जेएस इतना आसान है। हालांकि अगर आप इसको देखें तो ये एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। अगर पाइथन में भी देखो तो पाइथन में भी इतनी आसानी से नहीं होता है। पाइथन में भी हमें फ्लास्क के सर्वर के इनिशियलाइजेशन के वक्त हमें बताना पड़ता है, और जेंगो में भी थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन और ये सारा काम हो जाता है। एक्सप्रेस ये वाला सबको पता चल गया, क्यों लिखा है, सिंपल है, बहुत इजी है। सही, समझ आई। To serve static files, we use express.static। मैं बार-बार express.static क्यों कह रहा हूँ, app.use नहीं कह रहा, क्योंकि app.use जो है ये खास किस्म की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मिडलवेयर्स। क्या कहते हैं, मिडलवेयर्स। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। आपने गेट पढ़ा, गेट के अंदर आप लोगों ने पाथ लगाना सीखा। आपने ये भी सीखा कि आप जो भी पाथ लगाएंगे उसको वो वहीं पे पकड़ेगा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। पोस्ट पे अभी जाएंगे क्योंकि पोस्ट थोड़ी अलग सिस्टम है। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज देखी, app.use, जो कि बिल्कुल मैच करता है app.get के सिंटैक्स। इसका मतलब ये आपस में कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन है। app.use को हम क्या कहते हैं, मिडलवेयर। अगर आप एक्सप्रेस का आर्किटेक्चर देखेंगे तो एक्सप्रेस का आर्किटेक्चर ऐसा है कि रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले जिस लेयर से गुजरती है वो कौन सी लेयर है, मिडलवेयर। यानी कि जब भी आप एक्सप्रेस को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो इस मिडलवेयर से क्रॉस लाजमी करेगी, वो इधर से क्रॉस करेगी, उसके बाद वो पहुंचेगी और अपने राउट पे जाएगी और उसको पता लगेगा कि मैं कौन से राउट पे जा रही हूँ। अब मिडलवेयर्स अगर आप पूछेंगे तो आप मल्टीपल बना सकते हैं और मिडलवेयर बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप लिखेंगे app.use, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे। लेकिन अब आप इसमें डायरेक्टली क्या पास कर देते हैं, कॉलबैक फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास आता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। तीन चीजें आती हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सपोज सी चीज लिख लेता हूँ, console.log, मैं इसको कहता हूँ मिडलवेयर एक्टिवेटेड और नीचे नेक्स्ट लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट मेरे पास कहाँ से आया, और ये लिखना लाजमी है, इसको हम बाद में देखेंगे ये क्यों लाजमी है, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है कि ये नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट है जब आप क्या बना रहे हो, मिडलवेयर। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिडलवेयर की जरूरत क्या है।
जब गेट रिक्वेस्ट से गेट हो रहा है, डेटा जा भी रहा है, आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पे फर्ज करेंगे, मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। इसको जरा हम चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे सर्वर में क्या चेंजिंग आई। मैंने अपना सर्वर चलाया, मेरा सर्वर चल गया, और इसको हम हटा देते हैं कंसोल लॉग को, इसी को चलाते हैं, सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या, लोकल होस्ट 3000, तो हमारे पास क्या चला, हेलो। लेकिन मेरे पास कंसोल में क्या चल गया, मिडिलवेयर। आपने नोट किया कि मैंने मिडिलवेयर तो चलाई ही नहीं थी, मैंने क्या चलाया था, मैंने तो इंडेक्स राउट चलाया है। तो इंडेक्स राउट तो ये रहा, यानी सिर्फ इसको चलना चाहिए था, लेकिन ये ऑटोमेटिक चल गई। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मिडिलवेयर क्या है, वो एक लेयर है आपकी आने वाली रिक्वेस्ट और आपके राउट्स के बीच में। जब भी आपका ये मिडिलवेयर, यानी कि आपका कोई राउट हिट होता है, तो सबसे पहले कोड कहाँ आता है, मिडिलवेयर। बात समझ आ रही है? अब उधर से जाके हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको हर बार चलाना है। अब इसका यूजेज क्या है वो तो हम देखेंगे। इसका एक बहुत एग्जांपल, एक प्राइम एग्जांपल है कि फर्ज करें कि आप लॉगिन का फंक्शन, ठीक है, एक सिंपल लॉगिन का फंक्शन। अब लॉगिन के फंक्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी है? नहीं, लॉगिन का फंक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? लॉगिन के लिए क्या जरूरी है? ईमेल और पासवर्ड। तो आप एक सिंपल एक मिडिलवेयर बना सकते हैं सिर्फ किसके लिए, स्लैश लॉगिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्लैश लॉगिन के लिए आप कहते हैं कि जब भी रिक्वेस्ट आए स्लैश लॉगिन में, तो चेक करोगे क्या उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड है। अगर ईमेल और पासवर्ड है तो नेक्स्ट चलाओ, यानी कि आगे बढ़ो। अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं है तो यहीं से रिक्वेस्ट को वापस भेज दो और यूजर को मैसेज भेज दो कि भाई इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड होना लाजमी। तो इस तरीके से एरर हैंडलिंग बेसिकली जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किससे होती है, मिडिलवेयर से होती है। एक मिडिलवेयर का ये भी काम होता है, दूसरा मिडिलवेयर का थोड़ा डेटाबेस का भी काम है, और मिडिलवेयर के बहुत सारे और भी डिफरेंट उसके यूज केसेस हैं। एक और यहाँ पे फंक्शन है गेट रिक्वेस्ट को आज खत्म कर देंगे हम लोग। गेट रिक्वेस्ट के सारे तरीके ही उठा लेंगे। क्या? नहीं, नेविगेट अलग चीज़ है, ये नेविगेट को भूल जाए, ये कुछ ज़्यादा इसमें नाल है। बस ये सोचेंगे कि रिक्वेस्ट आ रही है, मिडिलवेयर एक बीच की लेयर है जो कि आपके जो मेन फंक्शन है उसके और आपकी रिक्वेस्ट के बीच में हमेशा आती है, सही है। और ये मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये नेक्स्ट इसीलिए था, और नेक्स्ट का मतलब ही यही है कि हाँ ठीक है आगे बढ़ जाओ, चला दो। नेक्स्ट का मतलब ये है आगे बढ़ो, चला दो। बात समझ आ रही है? और नहीं, नेक्स्ट पे यहीं पे रुक जाता। एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है, वो पहले चेकिंग करता है सब कुछ सही है, फिर उसके बाद आगे भेजता है। अब यहाँ पे app.use में रिक्वेस्ट का यूज होता है, सही है। app.use में क्यों रिक्वेस्ट का यूज होता है? क्योंकि रिक्वेस्ट से आप पता करते हैं कि किस फंक्शन पे कॉल हुआ है, कौन सा स्टेटस कोड आया है या कौन सा हेडर आया है, जो भी आपको चेकिंग करनी है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो उसके साथ क्या डेटा है, ये सारा काम कौन करता है? रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। खैर उसमें हम थोड़ा और डीपर जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग सिर्फ आज ओवरव्यू देखेंगे। व्यू ये आपका मिडिलवेयर होता क्या है और ये कब कब चलता है। एक और गेट रिक्वेस्ट की टाइप है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे, अच्छा आपको ये बात तो पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब देखिए दोनों क्या है, एक में लिखा हुआ है हेलो, दूसरे में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो आइडियली कौन सा पहले चलना चाहिए? ऊपर वाला। तो यहाँ पे सर्विस खत्म हो जाएगी या यहाँ ये भी चलेगा? जब वो देखते हैं ना यूनिवर्सल ये है, तो उसके बाद नीचे वाले को पढ़ता ही नहीं। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? चलें इसको चला के देखते हैं मेन वाले को। तो उसने सिर्फ कौन सा चलाया? हेलो। बेसिकली जो राउट है ये आपका ब्रेकर भी होता है, सही। जो राउट होता है ये आपको ब्रेक करता है, मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो आपका मिडिलवेयर है ये आपका मिडिल की लेयर है, तो इस वजह से इस पे आप क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट लिख रहे हो।
कि भाई अभी रिक्वेस्ट तो आई है सिर्फ, तो वो कहता है ठीक है जी मैंने जो भी मैंने काम करना था मैंने कर लिया, अब आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में क्या मसला है कि वो जब इधर आया उसने पढ़ लिया तो रिस्पॉन्स सेट, जब एक रिक्वेस्ट आई और सर्वर ने अपना डेटा वापस भेज दिया तो वहां पे सर्वर का खत्म, तो वो इसके नीचे आएगा ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ पे नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? तो ये इसका काम है। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं करता हूँ ये स्टेटस, इसका क्या मतलब होता है? हाँ लेकिन इसका काम क्या होता है? लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैंने देखें कोई भी गलत सलत पाथ दिया, लाजमी सी बात है ये पाथ वहां पे नहीं है, तो क्या बोल रहा है वो? कैन नॉट गेट, वो कह रहा है मुझे ये वाला पाथ नहीं मिला। ये क्या हुआ है? लेकिन मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है ये होगा। किसका? यही मकसद था, लेकिन आगे ये भी लगाना लाजमी होता है। नहीं उसमें भी वो यूज में नहीं होता। ये अगर आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल राउट। यूनिवर्सल राउट बनाना क्यों जरूरी होता है? यूनिवर्सल राउट का मतलब होता है कि भाई अगर कोई भी गलत सलत कुछ भी दे देना वो, तो कौन सा राउट चला? ये वाला, यूनिवर्सल वाला। और आप यहाँ पे सिंपली आपके पास एक मैसेज आता है कि रिक्वेस्टेड पेज नॉट फाउंड। ये आपको क्यों ये आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आप यूजर को अजीब सी चीज दिखाना नहीं चाहते कि कैन नॉट गेट और फलाना ढिमकाना। आप यूजर्स को बताना चाहते हैं इज्जत से कि भाई ये जो आप राउट इस्तेमाल कर रहे हो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप इस वजह से यूनिवर्सल राउट यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वन पेज एप्लीकेशन जैसे रिएक्ट है। रिएक्ट क्या है? वन पेज एप्लीकेशन। अगर आप रिएक्ट की ऐप को भेज रहे हो किसके थ्रू? सर्वर के थ्रू। तो आप कहते हो कि जो भी मेरे पास लिंक आया वो किसके पास भेज दो? रिएक्ट के पास भेज दो। ये भी आप लोगों के पास थोड़ी बात आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जब आप रिएक्ट को बिल्ड करके और आप इससे स्टैटिक के थ्रू उसको सर्व कराओगे ना, तब ये बात आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा और ये क्यों जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि जब आप ये काम नहीं करोगे, आप फर्ज करें आपने रिएक्ट में लिखा, आपकी रिएक्ट में है लोकलहोस्ट 3000/डैशबोर्ड। जब आप लिखोगे ना /डैशबोर्ड, तो अगर आपने उसको रिएक्ट को चलाया हुआ है किसके थ्रू? एक्सप्रेस के थ्रू, वो आपको एरर देगा दिस पेज नॉट फाउंड। टिपिकली आपको बोलता है वो कैन नॉट गेट /डैशबोर्ड। सही है? उसका ये हल होता है कि भाई जो भी ट्रैफिक आए वो किसको भेज दो? रिएक्ट के पास, क्योंकि रिएक्ट इंटरनल राउटिंग करता है। कहाँ पे करता है? थोड़ा सा आपको पता है, दिमाग इधर उधर हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो किस्म की राउटिंग हो रही है। पहली राउटिंग कौन हैंडल कर रहा है? सर्वर खुद। उसके बाद एक रिएक्ट की अपनी भी राउटिंग है, वो किसके थ्रू हम करते थे? रिएक्ट राउटर एक्सेस। सही है? तो जब आप एक वन पेज, अब जो जिसका राउटर, जिस एप्लीकेशन का राउटर उसके अंदर हो, उसको हम कहते हैं वन पेज एप्लीकेशन। उसकी वजह क्या है कि जब आप उसको बिल्ड करेंगे तो रिएक्ट की इंडेक्स एचटीएमएल कितनी बनती है? एक ही बनती है, एक इंडेक्स बनती है, सारी आप उसी के अंदर बनती है। ये कौन सी तरह की एप्लीकेशन है? वन पेज। तो जब वन पेज एप्लीकेशन होती है तो हम सर्वर को कहते हैं कि इसकी राउटिंग तुम हैंडल नहीं करोगे। कौन हैंडल करेगा? वो एप्लीकेशन खुद हैंडल करेगी। तो आप कहते हो कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको कहाँ भी भेज दो? index.html यानी कि रिएक्ट। तो आपका ये वाला काम चलता है। तो आज की क्लास में जस्ट हमने क्या पढ़ा है कि थोड़ा बहुत गेट को हमने देखा है, गेट के डिफरेंट टाइप्स देखे हैं। अभी एक चीज और रहती है, और वो रहती है यहाँ पे, ये नोट किया है? इस तरीके से कोई आपने देखा था रिएक्ट में? कुछ था पैरम्स के अंदर था। तो अगर हमें कोई पैरम पास करना हो तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज करते थे रिएक्ट में। आप एक काम कीजिएगा कि कल घर से ये देख के आ जाइएगा कि पासिंग
पैरम्स इन गेट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस। सही है। और मुझे आगे बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। मतलब मैं ये चाहता हूँ डायनेमिक डेटा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ /users/1। आपने देखा गिटहब पे आप 1 करते हैं /user/1 तो एक यूज़र का डेटा भेजता है, फिर /user/2 करते हैं तो वो दूसरे यूज़र का डेटा भेजता है, ऐसे 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि भाई सिंपल, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, अगर आप 1 लिखूँ ना मैंने तो इधर क्या लिख के आ जाए हेलो वर्ल्ड 1, यहाँ पे 2 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाए हेलो वर्ल्ड 2। ये काम आपने एग्जैक्ट ये काम रिएक्ट में किया है, आपको इसका आइडिया है ये पैरम्स कैसे काम करते हैं। आपको सिर्फ ये काम किसमें करना है, एक्सप्रेस थोड़ा सा चेंज, तो आपका गेट रिक्वेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। सही है। गेट रिक्वेस्ट के बाद हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट देखेंगे कल, और उसके साथ साथ हम लोग ऐप यूज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ईजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊंगा कि आपने रिएक्ट जो आपकी एक्सप्रेस है तकरीबन वो APIs के लिए लेना पड़ रही है, लेकिन कौन सी साइड, कंट्रोलर साइड। उसके लिए हम थोड़ी सी छोटी मोटी API भी बना लेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से डेटा आ रहा है, किस तरीके से डेटा जा रहा है। सही है। एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लेंगे। फिर उसके बाद जो असल कहानी शुरू होगी नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, और नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये शुरू होगा कि आप डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, सही है, और उस डेटाबेस को कैसे यूजेज करते हैं उसकी, यानी कि हम फाइबेस यूज़ करेंगे और मोबाइल यूज़ करेंगे। उसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी, सही है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, डेटाबेस खोल, सही है। फिर कहानी एक्सप्रेस से आगे चली जाएगी। जब आप वो भी चीज़ कर लोगे फिर हम लोग उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेस या बॉयलर प्लेट, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखी है। उसमें क्या होता है कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इन राउट्स को ब्रेक करते हैं। जैसे कि अभी मैं तो अभी सारे राउट्स एक जगह पे एक ही फाइल में लिखते जा रहा हूँ ना, हम ऐसे काम नहीं करते। हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है, ये प्रोडक्ट्स मॉड्यूल है, ये किसी और पेज का मॉड्यूल है। जैसे आपको मैंने वो असाइनमेंट दिया हुआ है उसका, आपको दिया हुआ है ना ई-कॉमर्स का, तो ई-कॉमर्स का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर अब एक प्रोडक्ट्स का टैब था, एक प्रोडक्ट्स का टैब है। प्रोडक्ट्स के बाद कौन सा था, आपने कहा था मैं लिखूंगा उसके बाद हम करेंगे। अरे हाँ, प्रोडक्ट्स का टैब है, अच्छा याद दिलाया। प्रोडक्ट्स का टैब था, टैब्स मुझे याद करा दो कम से बोलेंगे, वही पूछने देते हैं आपसे। सर आप बताएंगे तो फिर हम करेंगे। अच्छा मैं वो देख लूंगा, वैसे मुझे मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट्स का टैब था, डैशबोर्ड का टैब था। तो अब ये डिफरेंट टैब्स हैं तो इनके राउट्स भी बहुत अलग अलग होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी फाइल होती है, जिस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो हम उसको बिल्कुल ही एक स्टैंडर्ड जो एक प्रोफेशनल मेथड है उसके थ्रू हमें पूरी API कंप्लीट करेंगे और उसको फाइनली कनेक्ट कर देंगे किसी न किसी रिएक्ट के साथ, और उसी के साथ आपका ये सब्जेक्ट एंड हो जाएगा। ठीक है।